गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे अबाउट वेल्डेड कनेक्शंस। तो वेल्डेड कनेक्शंस में हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वेल्डेड कनेक्शंस क्या होता है। आज हम वेल्डेड कनेक्शंस के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स को कवर करेंगे। जैसे कि एक बार हम स्लाइड्स आपको दिखा रहे हैं। हमने ग्रूव वेल्ड्स डिस्कस किया था लास्ट वीडियोज़ में, लेकिन आज कितने टाइप्स के होते हैं ग्रूव वेल्ड, ये भी हमने एक फिगर से आपको दिखाया था अपने लास्ट वीडियोस में। आज हम जो है इससे रिलेटेड जो है इसके डिज़ाइनिंग पे थोड़ी सी बात करेंगे। ग्रूव वेल्ड्स की डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि दैट्स हाउ टू कैलकुलेट द डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रूव वेल्ड एंड फिलेट वेल्ड्स के बारे में भी बात करेंगे। फिलेट वेल्ड क्या है और किस तरह से इसके फिगर्स देखेंगे कुछ फिलेट वेल्ड्स के। उसके बाद जो है हाउ टू कैलकुलेट द डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड, इस पर बात करेंगे। और एक वन मोर टॉपिक, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वेल्डेड जॉइंट्स और बोल्टेड जॉइंट्स। क्या बेसिक फ़र्क आ रहा है वेल्डेड जॉइंट्स में और बोल्टेड जॉइंट्स में, इसको भी हम यहाँ पे कंसीडर करते हुए जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन जो है हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे कि वेल्डेड जॉइंट्स और बोल्टेड जॉइंट्स में क्या बेसिक फ़र्क है। ओके, तो सबसे पहले वेल्डेड जॉइंट्स आर इकोनॉमिकल। फर्स्ट ये सेलेक्ट द पॉइंटर। देखिए, वेल्डेड जॉइंट्स आर इकोनॉमिकल। दिस इज बिकॉज स्प्लाइस प्लेट्स एंड बोल्ट और रिवेट्स मटेरियल आर eliminated. Also the gusset plates require are of smaller size because of the reduced connection length. Labor cost is also less as only one person is required to do the welding, whereas the at least two persons are required for bolting and four for riveting. तो देखिए, अगर हम देखते हैं कि ओवरऑल जैसे इकोनॉमिकल को कंसीडर करें तो वेल्डेड जॉइंट्स में हमें लेबर कॉस्ट भी कम आता है। दूसरी चीज़, अगर हम रिवेटिंग और बोल्टेड कनेक्शन से कंपेयर करें, दूसरी चीज़ हमारे पास, जैसे कि हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वेल्डेड कनेक्शंस में किसी प्रकार का जैसे हम बोल्टिंग करते हैं तो वहाँ पे मेन मेंबर्स में हमको होल इंसर्ट करना पड़ता है, तो जिससे वहाँ पे ग्रॉस एरिया क्या होता है उसका रिड्यूस हो जाता है। बट यहाँ पर क्या है कि एक मेंबर को दूसरे मेंबर से कनेक्ट करते हैं तो किसी प्रकार के मटेरियल्स को हम मेन मेंबर से रिमूव नहीं करते हैं, तो यहाँ पे इसका हमको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज, वेल्डेड स्ट्रक्चर आर मोर रिजिड ड्यू टू रिजिडिटी की बात करें तो वेल्डेड स्ट्रक्चर जो है हमको काफ़ी मतलब एक रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं मेंबर्स के अंदर। वो उसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे कि पहले क्या होता था कि किसी ने रेलवे ट्रैक पे जब आप गए होंगे, रेलवे ट्रैक का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, रेलवे ट्रैक पे आप देखेंगे पहले बोल्टेड कनेक्शंस किया जाता था। तो हम क्या करते थे कि एक रेल जो होती है करीब 12.8 मीटर की होती है, लगभग 13 मीटर्स की रेल होती है एक लेंथ, फिर उसके बाद दूसरी होती है, तो उन दोनों के बीच में जो है हम प्लेट्स लगा करके उसको कनेक्ट कर देते थे पहले। ठीक है, तो आजकल क्या होता है कि हम उस प्लेट्स का यूज़ नहीं करते हैं, हम उसकी जगह पे वहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं। ठीक है, और काफ़ी मतलब जैसे 8, 10 या 12 मेंबर्स को जोड़ने के बाद फिर जा कर के हम फिर रिवेटिंग या बोल्टिंग करते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है हमको कि जैसे पहले के टाइम हम जब वेल्डेड कनेक्शन ये करते थे, आपका बोल्टिंग करते थे, तो बोल्टेड कनेक्शंस क्या होते थे, टाइम के साथ धीरे धीरे लूज हो जाते थे, और लूज होने की वजह से वहाँ पे वाइब्रेशंस की प्रॉब्लम आती थी। जैसे ट्रेन जाती थी और बोल्टेड कनेक्शन लूज हो गया, जैसे लूज होता था तो लूज होने की वजह से वाइब्रेशंस आता था। तो यहाँ पर आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है वेल्डेड कनेक्शन में, और दैट्स ए कॉल्ड रिजिडिटी। ठीक है, हमको क्या मिलेगा, रिजिडिटी मिलेगा ड्यू टू कंटिन्यूटी ऑफ द सेक्शन एट द जॉइंट। ठीक है, as compared to bolted riveted joints. In bolted riveted joints, cover plate connecting angles etc defect
along with the member during load transfer and make the joints more flexible. तो वही बात मैं जो अभी कह रहा था कि जैसे बोल्टेड या रिवेटेड जॉइंट्स करते हैं तो हम कवर प्लेट लगाते हैं कनेक्टिंग एंगल्स लगाते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, ड्यूरिंग द लोड ट्रांसफर, जैसे ही एक मेंबर से दूसरे मेंबर्स के पे लोड ट्रांसफर होता है तो जो हमारी फ्लैक्सिबिलिटी है जॉइंट्स की जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आप खास तौर से जहाँ पे भी डायनामिक लोडिंग हो रही होगी या जहाँ पे वाइब्रेशंस हो रहा होगा मेंबर्स में, दैट्स क्रिएट ए वेरी सीरियस इशू. ठीक है, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है. हाँ, तो इस तरह की दिक्कत आती है, सॉरी फॉर दैट. तो ये हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि वेल्डेड कनेक्शन हमारे लिए बेनिफिशियल तो है, बट उसको किस तरह से हम 100% इफिशियंसी तक जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हम बात करते हैं ड्यू टू द फैक्ट दैट द थर्ड पॉइंट हम कवर कर रहे हैं. थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि ड्यू टू द फैक्ट दैट द स्ट्रेंथ ऑफ ए वेल्डेड जॉइंट इज द सेम एज दैट ऑफ द parent metals, even a small piece of the metal which otherwise is a scrap can be used. ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे कि अगर आप मतलब ऐसा माना गया है या फिर एक्सपेरिमेंटली अगर देखा भी गया है कि हम एक्सपेरिमेंट जैसे इस पे रेगुलर वेल्डेड कनेक्शंस पे हम अलग अलग जगह पे इस पे जब रिसर्च होते हैं तो उस रिसर्च में फाइंड आउट हुआ है कि हम जो अगर किसी मेटल्स को दूसरे मेटल से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो उतनी ही स्ट्रेंथ दे रहा है जितना कि विदाउट कनेक्शंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा था. जब वहाँ पे मतलब मेंबर्स में वेल्डिंग कनेक्शंस नहीं था तो क्या स्ट्रेंथ थी और वेल्डेड करने के बाद क्या स्ट्रेंथ आ रही है. दैट्स, तो आप ये कह सकते हैं कि दूसरे वे में कि वेल्डेड कनेक्शन जो है वो 100% इफिशियंसी दे रहा है. ठीक है, उसके बाद करते हैं कि वेल्डेड कनेक्शन जो है वो ट्यूबुलर सेक्शंस में काफ़ी हेल्पफुल होता है. जैसे ट्यूबुलर सेक्शन जो होते हैं, जैसे सर्कुलर सेक्शंस हो गया या फिर अदर टाइप्स के, एक फिगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ट्यूबुलर सेक्शंस का. कि ट्यूबुलर सेक्शंस में जो है वेल्डेड कनेक्शंस काफ़ी हेल्पफुल होता है. एक फिगर मैं आपको दिखाऊँगा ट्यूबुलर सेक्शंस का. ये देखिए, हॉलो सेक्शंस भी होते हैं. तो इस प्रकार के सेक्शन जो है इसमें जो है एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको जो मिलेगा वो ये है कि वेल्डेड कनेक्शंस अगर करेंगे तो ट्यूबुलर सेक्शंस अलग अलग शेप्स के आते हैं, वहाँ पे आप इसको ज्वाइंट कर सकते हैं इजीली, बहुत इजीली ज्वाइंट हो जाएगा. और वहीं आप रिवेटिंग या बोल्टिंग में जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है ट्यूबुलर सेक्शंस को ज्वाइंट कर पाना. तो ट्यूबुलर सेक्शन जो है आज के डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और बहुत ज़्यादा यूज़ होने का रीज़न यही है कि हम जो है वेल्डिंग प्रोसेस को बेहतर तरीके से जो है इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहे हैं. ओके, तो आपको ये बात पे भी ध्यान देना है. देन आफ्टर, ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ टू मेटल पीस jointed, a continuous structure is obtained which gives a better architectural appearance than bolted and riveted connections. तो देखिए, ये तो बात कर रहे हैं कि आर्किटेक्चरल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं. जैसे कि अगर हम अगर आपने सपोज दैट कोई रिवेटेड या बोल्टेड जॉइंट्स कनेक्ट किया है तो वहाँ पे अपीयरेंस जो है हमारा उस मेंबर्स का उतना अच्छा नहीं आएगा एज कंपेयर टू द वेल्डेड कनेक्शंस. वेल्डेड कनेक्शंस में जो है हमारा अपीयरेंस जो है बहुत बेहतर होता है. ठीक है, उसका रीज़न यही है कि किसी प्रकार का वहाँ पे फिनिशिंग जो है स्मूथ फिनिशिंग आती है. ठीक है ना, वेल्डेड कनेक्शंस में हमारी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही स्मूथ होती है. किसी प्रकार का जैसे एक्स्ट्रा जो हम होल फॉर्मेशंस कहते हैं जिसकी वजह से मेंबर देखने में अच्छा नहीं दिखता है, तो वो सब चीज़ें जो है इसमें नहीं आती है. ठीक है, और हमको एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होता है. जैसे लगेगा ही नहीं कि मतलब यार यहाँ पे कभी कुछ मतलब कोई कट हुआ हो या फिर कोई ज्वाइंट्स किया गया हो. इस तरह की इश्यूज जो है वो नहीं आते हैं. ये एक काफ़ी बेनिफिशियल है अगर हम वेल्डेड ज्वाइंट्स के बारे में बात करें तो. ओके, और एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है कि वेल्डिंग प्रोसेस जो है वो काफ़ी क्विकर है एज़ कंपेयर टू द बोल्टेड एंड रिवेटेड. इसके बारे में मैं आपसे कल भी बात कर रहा था कि जैसे अभी क्या होता है कि अभी आपने देखा होगा कि
कोविड-19 के समय में चाइना ने 10 दिन में 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, ऐसा कुछ हमने सुना था। तो इस तरह के जैसे जो फास्ट या क्विक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो भी, मैं चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सी कंट्रीज़ में जो है ये चीज़ें आजकल चल रही हैं कि बहुत जल्दी स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर लेते हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि जो वेल्डिंग है उसका 100% वो अप्लाई करते हैं वहाँ पे, और मेंबर एक दूसरे से ज्वाइंट करके उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसका। ठीक है। दूसरा एक फ़ायदा है कि जैसे हम बोल्टिंग या रिवेटिंग करते हैं तो वहाँ पे नॉइज़ की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो एक बड़ा इशू होती है। जैसे मानिए बोल्ट को इंसर्ट कर रहे हैं तो हैमर से उसको जो है इंसर्ट करना पड़ता है, या रिवेटिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के यूज़ होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे वेल्डिंग प्रोसेस में, तो ये आपको काफ़ी साइलेंट फीचर्स हमको देता है, काफ़ी कोई नॉइज़ की प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है ना, ये एक एडवांटेज है। और वहीं पर क्या है, रिवेटिंग में जो है लॉट ऑफ नॉइज़ जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है। उसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात करते हैं। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस अगर हम देखें तो वेल्डिंग में जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस की हमें ज़रूरत जो है वो कम पड़ेगी। ठीक है ना, लेस सेफ्टी प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक इन द विजिनिटी। क्यों रीज़न, इसका रीज़न क्या है, क्यों कम ज़रूरत पड़ती है? तो एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे सपोज करिए कहीं बोल्टिंग हो रही है, कोई हाई राइज बिल्डिंग है, ठीक है। अगर सपोज दैट वहाँ से एक बोल्ट, ठीक है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग से एक बोल्ट जो है नीचे की तरफ गिर जाएगा, तो वो कितनी इंटेंसिटी के साथ किसी आदमी को हैमर कर सकता है, किसी जो भी पब्लिक वहाँ पे अवेलेबल हो सकती है, या जो भी वर्कर्स काम कर रहे होंगे वहाँ पे नीचे की तरफ, उसको कितना हैमर करेगा इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। तो एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर किसी पर्टिकुलर हाइट से गिरता है तो कितनी वेलोसिटी गेन कर लेता है, ये काफ़ी मतलब डेंजरस हो सकता है। तो ये चीज़ों पे आप जो है अगर सोचें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वेल्डिंग जो है हमको सेफ्टी प्रिकॉशंस ज़्यादा देता है एज़ कम्पेयर टू द रिवेटेड। ठीक है। तो इंजरी की जो प्रॉब्लम्स आती है आप देखेंगे, अब मानिए एक बोल्ट गिरा, एक लेबर को कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, उस लेबर की वजह से पूरी साइट जो है इंटरप्ट हो जाएगी। अंदाज़ा लगाइए, एक लेबर की वजह से पूरी साइट इंटरप्ट हो जाएगी, और कितने रुपए का एक कंपनी को एक दिन में नुकसान हो सकता है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो साइट पे क्या क्या काम चल रहे थे, कितने करोड़ों के प्रोजेक्ट वो है, डिले हो जाएंगे 1 दिन या 2 दिन। ठीक है। तो इट्स अ वेरी सीरियस इशू। इसीलिए आजकल जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में सेफ्टी पे बहुत ध्यान दिया जाता है। बिना सेफ्टी के परमिशंस के साइट पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, इस पे बहुत फोकस करती है जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, चाहे वो L&T हो, टाटा हो, गैमन हो, जो भी कंपनियां हैं उस पर बहुत फोकस करती हैं, और इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट भी उन्होंने बना रखा है सेफ्टी के लिए। ओके। अभी देखिए हम एक बात कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो पॉइंट यहाँ पे आ ही गया कि द इफिशियंसी ऑफ द वेल्डेड ज्वाइंट इज मोर देन दैट ऑफ द बोल्टेड और रिवेटेड ज्वाइंट। जो वेल्डेड ज्वाइंट्स की इफिशियंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द bolted or riveted joints. In fact, a proper welded joints may have 100% efficiency. ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। तो दूसरा चीज क्या है कि the details and drawing of the welded structure are easier and less time consuming. ठीक है। तो जो भी हमारा वेल्डेड ज्वाइंट्स की जो ड्राइंग बनती है, डिटेल ड्राइंग बनती है, वो मतलब हमको एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि वो दैट्स ए टाइम भी कम लेती है। ठीक है, दैट्स लेस टाइम कंज्यूमिंग। उसको समझना भी इजी होता है एज कंपेयर टू रिवेटेड और बोल्टेड ज्वाइंट्स। रिवेटेड और बोल्टेड ज्वाइंट्स में क्या है कि आपको उसकी ड्राइंग्स को समझने के लिए नंबर ऑफ बोल्ट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, क्या कितने बोल्ट्स हैं, क्या लोड है, तो ये सब इश्यूज वहाँ पे आते हैं एज कंपेयर टू द वेल्डेड स्ट्रक्चर्स में हम इजीली उन चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दैट्स पॉइंट नंबर 10
व्हाट वी आर डिस्कस हियर नाउ। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं और यहाँ पे डिस्कस किया है। और इससे प्रॉब्लम्स जो है कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाती है कि आप बोल्टेड जॉइंट्स और सॉरी वेल्डेड जॉइंट्स, बोल्टेड जॉइंट्स या रिवेटेड जॉइंट्स के बीच जो है एक डिफरेंस कैसे क्रिएट कर पाएंगे। ओके, अब देखिए कल हम लोग ग्रूव वेल्ड डिस्कस कर रहे थे और ग्रूव वेल्ड में जब हम लोग कल जो है ग्रूव वेल्ड डिस्कस कर रहे थे तो उस ग्रूव वेल्ड में हमने कल कहा था कि आपको हम जो है आज पहले सबसे पहले ग्रूव वेल्ड के डिज़ाइन के बारे में समझाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रूव वेल्ड की डिज़ाइन हाउ टू कैलकुलेट द डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रूव वेल्ड। ओके नाउ, तो सबसे पहले जो है हम उसी पे बात करेंगे ग्रूव वेल्ड की डिज़ाइन के बारे में। क्योंकि देखिए डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रूव वेल्ड इन टेंशन और कंप्रेशन इज गवर्नड बाय यील्डिंग। तो जैसे डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए ग्रूव वेल्ड का हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाएंगे उसको कि कैसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड TDW। ठीक है, दैट्स डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड। ठीक है, तो ग्रूव वेल्ड की डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए Fy जो है सबसे पहले Fy की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए जो कि लगभग 250 मेगा पास्कल आती है, आप जानते होंगे। Fy कौन सा स्टील यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे Fy की वैल्यू। ठीक है, Lw क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो रही है ये प्रॉब्लम में दिया रहता है और नहीं भी दिया रहेगा तो हम विद द हेल्प ऑफ द फिगर उसको जो है कंसीडर करते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास TE, थ्रोट थिकनेस। तो थ्रोट थिकनेस जो है जहाँ पे TE जो है थ्रोट थिकनेस है, थ्रोट थिकनेस के लिए अभी हम आपको दो फिगर दिखाएंगे कि आप उस फिगर से समझ जाएंगे कि कंप्लीट पेनिट्रेशन होगा तो कितना लेंगे और इनकम्प्लीट होगा। एक तो हो गया इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन और एक हो गया कंप्लीट पेनिट्रेशन। I और C मैं बोल रहा हूँ, I मतलब इनकम्प्लीट और C मतलब कंप्लीट पेनिट्रेशन। दो प्रकार के पेनिट्रेशन होते हैं किसी भी मेंबर्स में। और सेफ्टी फैक्टर जो है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वेल्डिंग में कि वो वेल्डिंग कहाँ पे हो रही है, शॉप वेल्ड हो रहा है कि साइट वेल्ड हो रहा है। तो साइट पर अगर वेल्डिंग करते हैं, साइट वेल्ड का मतलब जैसे किसी वर्कशॉप में वेल्डिंग हो रही है, तो जैसे कोई साइट पर आपने वेल्डिंग किया सपोज दैट, तो साइट पर वेल्डिंग करने से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेके चलते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है जैसे मानिए कोई जो भी हमारा टेक्निकल पर्सन है जो होल फॉर्म कर रहा है वो होल कभी ज़्यादा कर दिया कभी कम कर दिया, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मतलब वो स्टैंडर्ड वे में उसको फॉलो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हम साइट वेल्डिंग में फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ज़्यादा लेते हैं। और शॉप वेल्डिंग का मतलब जो वर्कशॉप्स में या जो फैक्ट्रीज में जो काम होते हैं उनको हम शॉप वेल्डिंग में कंसीडर करते हैं। तो शॉप वेल्डिंग का फ़ायदा ये है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहाँ पर हमने कम लिया है। ओके, तो ये दो तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। अब आते हैं, देखिए दो फिगर हमने लिया है, देखिए यहाँ पर एक ये है और एक ये है। इसमें क्या है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो रहा है। पेनिट्रेशन एकदम देखिए आप देखिए बस यहीं तक हो रहा है, पूरे बॉटम को टच नहीं कर रहा है। और दो मेंबर हैं, ये इसकी थिकनेस 14 mm है और इसकी mm 16 mm है। और ये दोनों मेंबर को एक दूसरे के द्वारा जो है कैसे कनेक्टेड है, दैट्स ए ग्रूव या बट बोलते हैं इसको, एक दूसरे से जो है ग्रूव या बट के द्वारा कनेक्टेड हैं ये मेंबर्स। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा, कभी कभी लाइट्स की इशू आ जाती है। तो ये जो है हमारा बट है और यहाँ पर देखिए कंप्लीट पेनिट्रेशन हो रहा है, ठीक है ना, दैट्स ए कॉल्ड कंप्लीट पेनिट्रेशन। ठीक है, ये कंप्लीट मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, कंप्लीट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन।
ओके। तो देखिए, जैसे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होगा, तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन में जो हम टी ई लेते हैं, दैट्स कॉल्ड थ्रोट थिकनेस, तो टी ई का मान जो है वो हम 5/8 इंटू टी लेंगे, 5/8 इंटू टी लेंगे, ठीक है ना। और वही कंप्लीट पेनिट्रेशन होगा, तो जब कंप्लीट पेनिट्रेशन होगा तो टी ई का जो वैल्यू है वो हम लेंगे, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे मेंशंस कर दिया है, अगर प्रॉब्लम्स हमने इसको छोटा सा उठाया एग्जांपल आपके कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ। कि देखिए आपको ध्यान क्या देना है कि इन केस ऑफ जैसे सिंगल वी है, बहुत सारे जो कौन कौन से, कल आपको मैं ये बता रहा था कि कौन कौन से मेंबर में कंप्लीट पेनिट्रेशन होगा और कौन कौन में इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होगा। तो अगर इनकम्प्लीट हो रहा है, ठीक है, देखिए सिंगल ये वी बन रहा है पहला वाला फिगर, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होगा तो द इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन ऑफ वेल टेक प्लेस देयरफॉर एज पर द स्पेसिफिकेशंस ये कहता है टी इज इक्वल टू नाउ 5/8 इंटू टी, ठीक है। और जहाँ पे टी का मान जो है जो भी हमारा देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 14 mm लिया है हमने, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे 16 mm और 14 mm की जो प्लेटें हैं तो उसमें से मिनिमम लेना है, तो आप 14 mm वाला लेंगे, ठीक है ना। हो सकता है कभी मैं आप गलती से भी ऐसा बोल जाऊं कि यार 16 लिख दिए, बट होता है कभी कभी ऐसा पढ़ाते पढ़ाते आदमी जो है चीज़ को भूल जाता है। बट आप ध्यान रखिएगा कि जो भी मिनिमम होगा उसको जो है आप वहाँ पे कंसीडर करेंगे। इज दैट क्लियर नाउ? चलिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है आप वहाँ से कंसीडर कर लेंगे। वहीं अगर जैसे डबल वी ग्रूव वेल्ड हो रहा है, यहाँ पे डबल वी में क्या होता है कि आपको फिगर से मैं दिखाऊंगा इसको। डबल वी में देखिए एक फिगर मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने कल अभी लिया था, डबल वी वाला, ठीक है। दैट्स कॉल्ड डबल वी। ये देखिए ये सिंगल वी है, ठीक है। डबल वी में क्या होगा, कंप्लीट पेनिट्रेशन जो है कंप्लीट होगा, और कंप्लीट पेनिट्रेशंस में हमको बेनिफिट क्या है कि देखिए अभी दोनों में स्ट्रेंथ अलग अलग आएगी। अगर हम इनकम्प्लीट कर रहे हैं या कंप्लीट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सीधे जो टी ई की वैल्यू है, दैट्स कॉल्ड थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट, उसको हम 14 mm दोनों में से जो मिनिमम वाली है उसको कंसीडर कर लेंगे और यहाँ पे प्रॉब्लम में पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से हमने इसलिए समझाया कि आप जो है उसको अच्छी तरह से समझ पाएँ। बाकी फार्मूला लेंथ ऑफ द वेल्ड प्रॉब्लम में ऑलमोस्ट दिया रहता है कितने mm की वेल्ड हो रही है, अदरवाइज हम लोग उसको वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है आपको ध्यान रखना होगा कि फिलेट वेल्ड में अब हम इसमें को कंटिन्यू करेंगे। सॉरी फॉर दैट, कभी कभी कॉल आ जाती है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको ऑफ नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते, ऐसा समझ लीजिए। चलिए अब हमने ग्रूव वेल्ड को ओवरऑल यहाँ पे क्लियर कर लिया कि ग्रूव वेल्ड में हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो एक चीज़ है कि कल हमने इसमें फिगर्स भी देखे, आज हम अब बात करेंगे ग्रूव वेल्ड के बाद फिलेट वेल्ड जो है, फिलेट वेल्ड के कुछ फिगर्स देखेंगे, ठीक है, कैसा कैसा फिलेट वेल्ड है। तो सबसे पहले हमने आपको कल ये बात बता दी थी कि फिलेट वेल्ड्स आर प्रोवाइडेड व्हेन टू मेंबर्स to be jointed are in different planes. Since these situations occur one more frequently, fillet weld are more common than butt weld, ठीक है। तो ये बात भी हमने कल आपको बताई थी कि फिलेट वेल्ड जो है किसी भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है, और एक कोई भी अगर आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट जो है फिलेट वेल्ड का यूज ज़्यादा होगा। और इसमें जो है सरफेस प्रिपरेशंस के बारे में हमने बताया था कि लेस सरफेस प्रिपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है,
तो इसको हम इजीली जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट मजबूती की बात करें तो ग्रूव वेल्ड जो है हमको बेहतर स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है वो क्या है, फिलेट वेल्ड कैसे कनेक्ट कर रहे हैं और इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या है किसी भी फिलेट वेल्ड में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए जैसे दो मेंबर को कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ फिगर में देखिए, एक मेंबर ये है और दूसरा मेंबर ये है। इन दोनों को हमने एक दूसरे से फिलेट वेल्ड के द्वारा कनेक्ट कर दिया। फिलेट वेल्ड का मतलब क्या है, या तो वहाँ पर देखिए, मैं बगल में साइड में फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक मेंबर ये है और दूसरा मेंबर ये है। जब इनके बीच कनेक्शंस करेंगे तो ये कुछ पार्ट होगा जो वेल्ड होगा इस तरह से, लेट्स से इन द फॉर्म ऑफ द ट्रायंगुलर फॉर्म। तो ट्रायंगुलर फॉर्म आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये देखिए ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि किस तरह से ये फॉर्म हो रहा है। अब देखिए थ्रोट थिकनेस है क्या, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द फिलेट वेल्ड टू द फेस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टो, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये हमारा टो है, ये टो है, ये टो है, तो जो लाइन ज्वाइन कर रही है टो को, ठीक है, यहाँ ये हमारा रूट है, ये हमारा रूट है। तो रूट से लेकर के टो के बीच की जो दूरी है, इसको देखिए कनेक्ट करिए, हमने इसको कनेक्ट किया, ये देखिए ऐसे कनेक्ट कर दिया, और दैट्स ए कॉल्ड ए थ्रोट थिकनेस। ये जो रूट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बन रहा है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, ठीक है। और इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो होती है दैट्स ए कॉल्ड K इंटू एस, एस जहाँ पे साइज ऑफ द वेल्ड है। स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, और ये एकदम अच्छे से आप सब लोग याद कर लीजिए कि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू K इंटू एस, एंड वेयर एस इज द साइज ऑफ वेल्ड, ओके। एस जहाँ पे साइज ऑफ द वेल्ड है। अब साइज ऑफ द वेल्ड का मतलब क्या है कि वैसे तो एक चीज देखिए, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो है नॉट बी लेस देन 3 mm, 3 mm से जो है कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, हाँ। और इट शुड नॉट एक्सीड द 0.7 T, ओके। बट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, कि हम जैसे कह रहे हैं थ्रोट बराबर K इंटू एस, ओके। और K की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, K की वैल्यू देखिए, यहाँ पे हमने एक टेबल दिया है K की वैल्यू के लिए, ये आपको काफ़ी काम देगा। वैल्यू ऑफ, वैसे तो इससे गेट में भी एग्ज़ाम आता है, तो स्टूडेंट्स ये जान लें कि गेट में इससे प्रॉब्लम ज़रूर आएगी K की वैल्यू से। वो करते क्या है कि आपको एंगल दे देंगे, एक नंबर की प्रॉब्लम आएगी, ये एंगल दे देंगे, जैसे 107 है तो 108 दे देंगे, 109 दे देंगे, और आपसे उसके लिए K की वैल्यू पूछेंगे, ठीक है। तो K की वैल्यूज़ के लिए जो फ्यूज़न एंगल है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि फ्यूज़न एंगल कितने डिग्री पे बन रहा है, 60 to 90 है, देन आफ्टर 91 to 100 है, फिर 101 to 106 है, अलग अलग एंगल है, अप टू 120 तक है, ठीक है। तो अगर फिलेट वेल्ड, हम देखिए नोट में लिखा है, फिलेट वेल्ड इज नॉट रिकमेंडेड इफ द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस इज लेस देन 60 डिग्री और मोर देन 120 डिग्री, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्यूजन एंगल कितना बन रहा है वहाँ पे। प्रॉब्लम में चूँकि जनरली तो इतना ज़्यादा आता नहीं है, सभी प्रॉब्लम्स में विद इन द रेंज ही रहता है, ठीक है। और प्रॉब्लम जब लिख दिया फिलेट वेल्ड, तो आपको फिलेट वेल्ड डिज़ाइन ही करना है, ये मान के चलिए। वहाँ पे एंगल्स की इश्यूज कभी जनरली आती नहीं है,
जब भी आएगी तो हम 0.707 ही लेकर के सॉल्व करते हैं। हाँ, गेट की प्रॉब्लम्स में अगर आप देखेंगे तो वो कभी कभी स्लाइटली चेंज करते हैं वहाँ पे, तो जब हम प्रॉब्लम लेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे जो है उस वैल्यूज़ को चेंज किया जाता है। अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए कि इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या है और कैसे हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रूट से लेकर के जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसको टो को, द लाइन ज्वाइनिंग द टो, दोनों तरफ देखिए, एक टो यहाँ है दूसरा टो यहाँ है, ये टो है, तो उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम जो है यहाँ पर देखिए दोनों टो दिखा दिया हमने, इसको ज्वाइन कर दिया, दैट्स कॉल्ड ए इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ओके, तो अब फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड में क्या फ़र्क है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड में क्या फ़र्क है, क्या दे रहा है, क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों में। एक वे में फिलेट वेल्ड आर प्रीफर्ड इन कंपैरिजन टू बट वेल्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्यों हम उसको प्रीफर कर रहे हैं, जब बार बार कह रहे हैं यार कि फिलेट वेल्ड 80% यूज़ किया जा रहा है मैक्सिमम, जैसे जितना भी ऑपरेशंस हो रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो 80% वर्क अगर हम देखेंगे तो फिलेट वेल्ड से रिलेटेड है, बट वेल्ड से क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो एज फिलेट वेल्ड सेव द ऑपरेशन ऑफ बीइंग एंड फिनिशिंग द एंड्स ऑफ द मेंबर, सबसे बड़ा रीजन यही आता है हमारे पास कि जो फिलेट वेल्ड है वो क्या करता है, हमारा फिनिशिंग्स को सेव कर लेता है। बट वेल्ड में फिनिशिंग्स की बहुत बड़ी इश्यूज आती है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल है। बट वेल्ड जो है वहाँ पे कॉस्ट के पॉइंट ऑफ से अगर देखें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फील्ड में कॉस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, खास तौर से अगर स्टील स्ट्रक्चर की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनियां इसी में फोकस कर रही हैं कि कैसे हम कॉस्ट को कम करें, तो इसलिए जो है यहाँ पर इकोनॉमिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बड़ा इशू आ जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो स्ट्रेसेस हैं देयर से कॉल्ड रेजिडुअल स्ट्रेसेस, बट वेल्ड में या ग्रूव वेल्ड में जो है ये ज़्यादा आता है एज कंपेयर टू द फिलेट वेल्ड। तो इस पर भी फोकस करना होगा कि स्ट्रेसेस को कैसे हम कंट्रोल करें, क्योंकि स्ट्रेसेस की वजह से ही तो फेलियर जनरेट होते हैं। क्यों, जो भी मेंबर्स फेल कर रहे हैं, कल हम आपको इस पर रिलेटेड कुछ फिगर्स दिखाएंगे कि ये जब फिलेट वेल्ड्स में क्रैक फॉर्मेशंस हो रहा है तो कैसे फॉर्मेशंस हो रहा है, ठीक है। तो इस पर भी हम फोकस करेंगे। अब बात करते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड। तो डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लीजिए। द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए फिलेट वेल्ड इज बेस्ड ऑन इट्स थ्रोट एरिया एंड इज गिवन बाय सेम फार्मूला दैट्स कॉल्ड PDW is equal to now LW, that's the length of the weld, TT that's called throat thickness, FU आप जानते हैं क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, एंड गामा MW इज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब TT की जो वैल्यू है दैट्स कॉल्ड थ्रोट थिकनेस, उसकी जगह पे हम क्या करते हैं K इंटू एस पुट कर देते हैं, K इंटू एस पुट कर देते हैं, और K की वैल्यू आप जान रहे हैं कितना रखना है, 0.707। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हम शॉप वेल्डिंग और साइड वेल्डिंग प्रॉब्लम में अगर गिवन है तो उसके हिसाब से हम उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। साइज ऑफ द वेल्ड के लिए एक टेबल हम आपको दिखाएंगे, मे बी आज दिखाएं या कल दिखाएं, बट साइज ऑफ द वेल्ड के लिए एक टेबल आता है कि कितने mm का साइज ऑफ द वेल्ड हम यूज़ करेंगे, तो उस पर भी हम बात करेंगे कल। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, आप इसको पढ़िएगा सभी लोग। ओके, थैंक यू।